पिछले कुछ समय में भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने का एक बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे में निवेश है। साल 2023 और 2024 के बजट पे इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रावधान किया गया, जो साल 2019 से 2020 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। अलग अलग अनुमान बताते हैं कि 2027 से 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक भारत की इकोनॉमी 7 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी, जो अभी 3.5 लाख करोड़ डॉलर है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इसके लिए सड़क, रेल, एविएशन, बिजली, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश जरूरी है। साल 2047 की बात करें तो तब तक विकसित देश बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत पहली शर्त है। इस साल नई दिल्ली में G20 बैठक के दौरान भारत से मध्य पूर्वी और यूरोप तक आर्थिक कॉरिडोर और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई थी। इसका लाभ लेने के लिए भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि साल 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसा रहा और 2024 में इसकी क्या संभावनाएं हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर SK सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और अगर इकोनॉमी के लिए इसका क्या महत्व है, अगर हम उसके लिहाज से बात करें तो। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कुछ नाम आपने अभी लिए कि जैसे सड़क है जी, रेलवे है, शिपिंग है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, फिर एक है इनलैंड वाटरवेज, यानी कि एक तो होता है वाटरवे की जो एक देश से दूसरे देश को जाता है, एक होता है जो देश के भीतर ही नदियों के, हमारी जो नदियां हैं उनके जरिए हम कितने सामान की ढुलाई कर सकते हैं या कितने लोग उनका यातायात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक इनलैंड वाटरवेज में आता है। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो इनका महत्व आपने कहा, तो अगर हम जो विकसित देश हैं उनके विकास क्रम को देखें तो हम पाते हैं कि उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया था और इकोनॉमी में इसके महत्व को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकार का ही आंकड़ा है, सरकार ने ही निकाला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च होता है, तो जिस साल खर्च होता है जितनी राशि, उस साल उसका GDP पर जो असर है वो करीब 2.5 गुना 2.45, मतलब 1 रुपया अगर आप इंफ्रा पर खर्च करते हैं तो GDP में वो रिफ्लेक्ट होगा 2.45 रुपया, लगभग 2.5 रुपया उस साल, जिस साल खर्च हुआ है। और उसके बाद के सालों में वो 3 रुपये से ज़्यादा, 3 रुपये 14 पैसे के आसपास है वो सरकार का आकलन है कि ये GDP पर इसका इम्पैक्ट आता है। तो इससे पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना महत्व है इकोनॉमी के लिए, और जो आपने कहा कि भाई हम जो विकसित देश बनने की ख्वाहिश रखते हैं 2047 तक, तो उसके लिए इसमें कितना महत्व है। अगर हम साल 2023 और 2024 की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से कैसा रहा ये साल? तो कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जैसे सड़क है, रेलवे है वगैरह। तो सड़क के मामले में हम इस वर्ष दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क बन गए हैं। हिंदुस्तान का जो रोड नेटवर्क है वो 63,80,000 किलोमीटर का है जी। और ये अमेरिका का जो है 68 लाख किलोमीटर का। उसके बाद इंडिया का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। फिर हम देखें तो अभी 2024 में कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो हैं पूरे होने वाले हैं, कि जैसे बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे है वो मार्च 2024 में पूरा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे है यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, तो वो अप्रैल में पूरा हो जाएगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसका कुछ हिस्सा हम खुल भी चुका है, तो वो जून 2024 तक वो भी पूरा होने की उम्मीद है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमने हासिल किए हैं और निकट भविष्य में हासिल करने वाले हैं। ये रोड का है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा है कि जो हमारा UPI है उसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया। G20 में भी इसकी चर्चा हुई और फिर आप देखें तो सिंगापुर में UPI का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसके अलावा और भी श्रीलंका, फ्रांस और भी देश हैं जो या तो शुरू कर चुके हैं
या शुरू करने की प्रक्रिया में है। फिर बिजली को हम देखें तो बिजली में जो है, जो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर हम फोकस कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से नौकरियां भी बढ़ेंगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो आत्मनिर्भरता आएगी उससे। तो मैन्युफैक्चरिंग में बिजली का कंजम्पशन काफ़ी होता है, तो इसलिए हर साल 6% की दर से लगभग बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो अब क्योंकि हमने पिछले कई चर्चा में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा की थी और COP28 की भी चर्चा की, और उसमें था कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, तो इंडिया ने भी उस पर काफ़ी फोकस किया है। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमारा जो 50% बिजली हो, हमारी जो सप्लाई हो, वो रिन्यूएबल से आए। तो ये कुछ टारगेट्स हैं और जिनको हमने अचीव किया है, और आगे भी उम्मीद है वो कर ही लेंगे सब। मुझे लगता है 2-3 पॉइंट्स का आपने जिक्र किया। पहला तो यूपीआई, हमने उसकी तस्वीर सबके सामने देखी कि जब G20 हो रहा था उस समय सबके वॉलेट में डिजिटल वॉलेट दिया गया था, जितने भी विदेशों से मेहमान आए थे, डेलीगेट्स आए थे, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और अपने देश में उसकी खूब जमकर तारीफ़ की। उसके बाद तक हमने तस्वीरें देखी, कई नेताओं के बयान भी आए जो विदेशों से आए थे। और इसी तरह अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, उस पर भी भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पर भी दुनिया का सबसे बड़ा एक तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में भारत ज़रूर रिन्यूएबल में हमने काफ़ी बाकी देशों की तुलना में, और भी देश हैं जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में, या तो हम उनके कंपैरिजन में रिन्यूएबल में उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या उनसे कई देशों से आगे भी हैं हम इसमें। क्योंकि उन देशों ने जो टारगेट रखे हैं, इंडिया ने अपना टारगेट बहुत उससे ज़्यादा रखा है और उसको अचीव करता जा रहा है लगातार। एक सड़कों के जाल की आपने बात की, मुझे लगता है कि जब से सड़कों का जाल बिछा है तब से, और उसके पहले से भी, छोटे जो गांव हैं और जो छोटे शहर हैं वहाँ से लोग बड़े शहरों की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं। जी। तो ऐसे में बड़े शहरों में डेवलपमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। इस दिशा में भी क्या कुछ प्रगति हुई है? हाँ, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपने जैसा कहा कि भाई हमने भी वर्षों से मैं भी देखता आया कि भाई गांव से या छोटे शहरों से लोग बड़े शहर की तरफ आते हैं नौकरी की तलाश में। तो जाहिर है कि इसका जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ना, उस पर दबाव बढ़ना लाजमी है। तो लेकिन हम विकसित देश बनने के लिए शहरीकरण की गति हमें बढ़ानी होगी। अभी कई रोज पहले ही UN की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया की पूरी आबादी जो है, तो उसका 57%, 57% जो है वो शहरों में रहती है। लेकिन इंडिया में ये आंकड़ा 35.9, यानी कि 36% लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। यानी कि आपके लगभग 64% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। तो ये अनुपात हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। और कंपैरेटिवली हम देखें तो जो आबादी के हिसाब से, एक तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का एक तो फ़र्क तो है ही, लेकिन अगर हम आबादी के हिसाब से भी देखें तो चाइना में 63% से ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, अमेरिका में 83% है, जापान में 92% है, जर्मनी में 77.6% है। तो इस तरह से तो शहरीकरण बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि मास ट्रांजिट सिस्टम जिसको कहते हैं, कि यानी कि मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर दिल्ली में अगर बैठे हैं तो आपको मेरठ या उससे थोड़ा, मेरठ का तो ऑलरेडी हो चुका है, तो लेकिन ऐसे ही दूसरी जगहों पर भी, दूसरे जो बड़े शहर हैं उनके भी चारों ओर, उनके भी इर्द गिर्द जो शहर हैं, वहाँ हमें इस तरह के मास ट्रांजिट सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली मेट्रो है या रैपिड रेल जैसे एक डेवलप हो रहा है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। फिर आप देखें तो जो टियर 2 और टियर 3 शहर हैं, एक चर्चा हमने इस पर भी की थी कि बहुत सारी नई कंपनियां जो हैं, नए स्टार्टअप जो हैं, वो टियर 2 टियर 3 शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको खर्च कम पड़ता है, वहाँ पर उनको प्रॉपर्टी जो है, रियल एस्टेट जो उनको सस्ता पड़ता है।
तो लेकिन वो कंपनियां तो चली गई, वहाँ पर रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हद तक डेवलप अभी नहीं हो पाया है। तो वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वही अल्टीमेटली लोग महानगरों की तरफ ना भागें। महानगरों की तरफ मुझे लगता है यानी कि इस दिशा में अभी भारत को कहीं ना कहीं शहरीकरण की दिशा में काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आएँ तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ट्रांसपोर्ट आता है, क्योंकि कहीं भी आना जाना हो या फिर माल की ढुलाई हो, ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उस दिशा में क्या कुछ भारत आगे बढ़ रहा है? इसमें करीब 2 साल पहले अक्टूबर में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू हुई थी, तो उसमें सबके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी सेक्टर हैं उन सबके लिए 2024-25 तक और उसके आगे के लिए भी लक्ष्य रखे गए थे कि भाई हमें ये अचीव करना है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि उसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और वो एकदम से कुछ महीने में या एक साल में वो पूरा होने वाला नहीं होता है। बहुत छोटा प्रोजेक्ट हुआ तभी वो कम समय में पूरा होगा, वरना उसमें कई साल, उसको पूरा होने में कई साल लगते हैं। तो इसलिए 2024-25 के लिए एक टारगेट रखा गया था पीएम गति शक्ति में। तो उसमें सड़कों के लिए, शिपिंग के लिए, बिजली के लिए, बिजली में खास करके रिन्यूएबल के लिए, तो सबके लिए अलग अलग टारगेट रखे गए थे। फिर एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक होता है कि भाई जहाँ पर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के क्लस्टर जैसे डेवलप किए जाएं, ताकि एक जगह पर बहुत सारी छोटी यूनिट्स लगें, छोटी बड़ी जैसी भी हों यूनिट्स लगें और उनको एक जगह पर सारी सुविधाएं मिली। तो इस तरह के क्लस्टर्स डेवलप करने का भी है। तो ये सारे टारगेट 2024-25 के लिए रखे गए थे, इन पर काम हो रहा है। और गति शक्ति जो है, अब एक जैसे कि टेलीकॉम है, तो टेलीकॉम में ऑप्टिकल फाइबर का एक टारगेट रखा गया है कि 34 लाख किलोमीटर पूरे देश में, 34 शायद, हाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 34 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की योजना है। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, कि ये इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी देखिए कि लॉजिस्टिक्स का जो खर्च है, अभी तक माना जाता रहा है कि इंडिया की जीडीपी का लगभग 14%, 13 से 14% खर्च जो है वो लॉजिस्टिक्स में जाता है, जो बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो वहाँ 8 से 9% है। ये भी, इसको भी कम करने की योजना है सरकार की। तो अगर ये मान लीजिए इतना ये अगर कम हो जाता है ना, इसका फ़ायदा क्या है कि हमें करीब 4 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी अगर ये लॉजिस्टिक्स का खर्च अगर हम कम कर सकते हैं। तो अब सोचिए 4 लाख करोड़ रुपए की जो बचत होगी हमें, उस पैसे को हम रूरल इलाकों में या कहीं भी हम सरकार जहाँ भी चाहे वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकती है, उससे डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये उसका महत्व। मुझे लगता है जिस चैलेंज की अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो फंड इसमें एक बड़ा चैलेंज होता है जी, तो वो भी उससे कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाएगी। अगर फंड्स के अलावा और चैलेंजेस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत अभी फंड की ही है जी। और इसके अलावा जो है, तो जैसे ज़मीन अधिग्रहण की एक दिक्कत आती है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें फ़ंड की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी एसेट मोनेटाइजेशन जी, कि उसमें होता क्या है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सरकार ने उसको प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको किसी प्राइवेट पार्टी को दिया कि भाई आप इसको चलाइए जी। इसमें रोड सेक्टर में ये आपने काफ़ी देखा होगा कि NHAI सड़क तो बना देता है लेकिन टोल वसूली का जिम्मा किसी और एक कंपनी को देता है। इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे NHAI ने सड़क बना दिया, अब बनाने के बाद NHAI ही अगर उसको वसूली में भी लगे, ठीक है, तो कहने को हो सकता है, लेकिन वो NHAI का एक्सपर्टाइज नहीं है। NHAI का एक्सपर्टाइज है सड़क बनाने में, बिल्कुल ठीक है। तो जिसमें एक्सपर्टाइज है उसको करने दिया जाए। तो अगर मान लीजिए दूसरी कंपनी को दिया गया और उससे एक मुश्त पैसा लिया गया,
ठीक है भाई, पहले में शुरू में एक मुश्त पैसा लिया गया, तो NHAI के पास या जो भी एजेंसी है उसके पास एक पैसा आ गया, उस पैसे का इस्तेमाल, उस पैसे से वो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, फिर उसको मोनेटाइज करके किसी और को दे, फिर वहाँ से जो पैसा मिले। तो इस तरीके से ये एक एसेट मोनेटाइजेशन है, इसको कहते हैं कि इंफ्रा में ये बहुत देशों में चला है, और इंडिया में भी कम से कम रोड सेक्टर में तो हमने इसको देखा है कि सफल हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देखें तो सड़कें, खास करके जो हाईवेज़ हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हुई है। आप दिल्ली से किसी भी दूसरी तरफ जाएं तो सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी। तो लेकिन इसमें दिक्कत ये आई है कि ये रोड में तो है जी, लेकिन बाकी सेक्टर में उस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। फिर तो इसलिए वो एक फंड की समस्या आती है। प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आना चाहता कंस्ट्रक्शन में। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये पता नहीं कितना लंबा चलेगा काम, पता नहीं बीच में किसी विवाद की वजह से काम फंस न जाए, मेरा पैसा ना उसमें फंस जाए, रुक जाए। तो इसलिए सरकार ने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के प्रोजेक्ट जो शुरू किए थे, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर उसमें मतलब उतना अच्छा रिस्पांस उसकी तरफ से नहीं आया। तो इसमें इस स्टोरी के लिए हमने कई सारे बड़े एक्सपर्ट्स से बात की थी, तो उन सब का कहना था कि मतलब ये जो काम है ना, अलबटा हुआ ही होना चाहिए, तभी हुआ। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल एक एक्सपर्ट ने बताया कि दिल्ली के इधर 2 बड़े रिंग रोड बने, कुंडली मानेसर वाला और EP पेरिफेरल जो है वो। तो अब जैसे एक इसमें से एक प्रोजेक्ट के लिए NHAI ने पहले 5 टेंडर निकाले थे, लेकिन पांचों पर उस पर किसी भी प्राइवेट पार्टी की तरफ से रिस्पांस नहीं आया। तब सरकार ने फैसला किया कि भाई NHAI ही बनाएगा। सरकार ने उसको पैसा दिया NHAI को, NHAI ने बना, अब बहुत कम समय में काम पूरा हो गया काम। अब उसमें टोल वसूली का काम दूसरे को दे दिया गया, अब वो अपना टोल वसूली करता रहे। तो ये एक फ़ायदा इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे NHAI ने कर दिया तो दूसरे के पास वो टोल वसूली का काम चला गया। तो ये इस तरीके से अगर काम हो दूसरे इसमें भी, तो एक फ़ायदा हो सकता है जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भी कुछ नए एवेन्यूज सरकार ने इसमें किए हैं, जैसे इंफ्रा फंड एक बनाया है, फिर ग्रीन फंड की भी बात चल रही है, उसका भी आया है। फिर JP मॉर्गन ने बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को शामिल किया था, उससे भी हमने उस पर भी एक खबर की थी। तो उस पर उसके जरिए भी विदेशी निवेश आने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जून 2024 से अमल में आएगा। तो अब लेकिन यही है कि उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हो। यानी कि इतना तो तय है कि आने वाले 7 सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की पूरी कगार पर है। फिलहाल जागरण प्राइम में इतना ही। इसी तरह की आप तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।